हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम पद्य से पढ़ते हैं ग्राम श्री कविता, जिसके रचयिता या कवि लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 में हुआ था बच्चों, उत्तरांचल अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद में और बनारस में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब ये ग्रेजुएशन में थे तो आज़ादी के आंदोलन में महात्मा जी ने जो आह्वान किया तो इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और उसमें स्वतंत्रता के आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया। जो सुमित्रा नंदन पंत जी वास्तव में छायावादी कवि हैं, जिन्होंने कि प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है अपनी कविताओं में, और एक चमकता हुआ सितारा है काव्य क्षितिज में। इनकी मृत्यु 1977 में हो गई, 1977 में। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत आदि उनकी बहुत ही काव्य कृतियां हैं, यानी काव्य बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। उन्हें कई पुरस्कार भी साहित्य में मिले हैं, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है अपनी कविताओं के माध्यम से, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उनकी ये जो कविता है ग्राम श्री है। तो चलिए, ग्राम श्री, जैसा कि नाम है ग्राम, तो गांव यानी गांव, तो गांव श्री, श्री मतलब होता है समृद्धि, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी क्या है यहाँ पर? समृद्धि। तो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से गांव की समृद्धि का बड़ा सुंदर और आकर्षक मनोहारी चित्रण किया है इस कविता में। चलिए तो हम पढ़ते हैं ग्राम श्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रव की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तो सुबह के समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जब खेतों में दूर दूर तक हरियाली है, यानी फसलें हरी हरी खड़ी हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हरियाली कैसी हो? मखमल हरे रंग की हो गई हो। और उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो उस पर जो रात्रि के बाद सुबह जो ओस की बूंदें हैं, और उन ओस की बूंदों, हरियाली के ऊपर ओस की बूंदें, और उनके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो ऐसे चमकती हैं जैसे कि चांदी। तो चांदी की तरह जाली सी बिछ गई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा जल। और जो हरियाली है, तो जो उनमें जो तिनके हैं, तो जो उनके स्टेम या तने जो हैं कैसे होते हैं? हरे और ट्रांसपेरेंट टाइप से होते हैं, पारदर्शी। तो ऐसा लगता है कवि को कि जैसे वो हरा रक्त बह रहा हो, उसमें उनमें हरा रक्त हो। हिल हरित रुधिर यानी हरा खून हिल और झलक रहा है। श्यामल भू तल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक। और क्या कहते हैं कवि? श्यामल मतलब हरे भरे, श्यामल का अर्थ होता है हरियाली से परिपूर्ण। जो पृथ्वी है उस पर नव का चिर निर्मल नील का, आकाश का नीला जो फलक है वो ओढ़े हुए है, झुका हुआ है। आगे कहते हैं, रोमांचित सी लगती वस्तु आई जौ गेहूं में वाली। कहते जब गेहूं और जौ की फसल में बालियां आ जाती हैं और उनमें जो कांटे से फलियों बालियों में आगे रहते हैं, तो उनको देखकर कवि कहते ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी रोमांचित हो गई, यानी पृथ्वी के रोमांच हो रहे हैं। जैसे बच्चों अपने जब सर्दी बहुत अलग लगे या कोई ऐसी आश्चर्यपूर्ण बाढ़ हो जाए या
तो हमारे शरीर के जो रोम हैं, जिन्हें कि आप कहते हो हेयर, तो वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही वसुधा रूपी तन जो है, उसके गेहूं और जौ की बालियों की जो कांटे हैं, वो रोमांच की तरह कवि को प्रतीत हो रहे हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ हैं शोभाशाली। कहते हैं अरहर और सनई जो फसल है, जब उसकी जो फली हैं, फल की फली, और जब वो फलियाँ सूख जाती हैं तो वो सुनहरे कलर रंग की हो जाती हैं, सोने की तरह। और वो कैसे सूखने के बाद उन फलियों में बीज बजते हैं, हिलते हैं, तो कह रहे हैं वो बहुत ही कैसी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं, जैसे सोने की किंकणियाँ यानी घुंघरू टाइप से बज रहे हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। कहते जब सरसों की में फूल आ जाता है पीला पीला, और चारों तरफ सरसों से कि उन फूलों से, उस फसल से सरसों की तेलीय यानी तेल से युक्त या तेलीय महक या खुशबू चारों तरफ भीनी भीनी उड़ने लगती है। लो हरित धरा से झाग रही नीलम की कलिती सी नीली। और क्या कहते हैं, जो हरी हरी धरती है, उससे जो तीसी होती है, अलसी होती है, उसकी जो फलियां हैं और कलियां हैं, वो कैसी होती है, नीले रंग की होती है बच्चों। तो ऐसा लगता है कि हरी धरती से नीलम, ये भी एक क्या है, स्टोन है, एक बहुमूल्य पत्थर होता है, वो उसमें से झांक रहा हो हरियाली से। रंग रंग के फूलों से मेरिलमल हंस रही सखियां मटर खड़ी। करें जो मटर की खेती है, फसल है, उसमें रंग बिरंगे फूल जो आपस में एक दूसरे से करते हुए घूम रहे हैं, तो ऐसे है जैसे लगता है कि कुछ सखियां या सहेलियां, मटर रूपी सहेलियां आपस में क्या कर रही हैं, हंस रही हैं फूलों के कारण। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़े। और उसमें क्या हो रही हैं, जो फलियाँ छिमियाँ रही हैं, मटर की फली हैं, तो वो कैसी हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत कोमल हैं, जैसे मखमल होती है। तो कह रहे हैं ऐसा लगता है मखमल की पेटियों में अपने अंदर बीज छिपाए हुए खड़ी हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। कहते हैं विभिन्न रंग के, विभिन्न विभिन्न रंगों के फूलों पर विभिन्न विभिन्न रंग की तितलियां उड़ रही हैं, जो अत्यधिक सुंदरता दर्शा रही। फूले फिरती हैं फूल से उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और कहते हैं तितलियों के साथ फूल भी स्वयं खुशी से फूले, यानी कि फूल खिला हुआ है तो फूल रहा है, यानी खुश है, फूल कर एक दूसरे के डंठल, वृंत क्या, तने होते हैं जो, तो बच्चों के फूलों के जो डंठल हैं उन्हें वृंत कह रहे हैं, एक दूसरे पर उड़ उड़ कर जा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतल की डाली। कह रहे और बसंत का मौसम है बच्चों, तो बसंत के मौसम में जब आम के वृक्षों पर बौर आ जाता है, मंजरी आ जाती है, तो कैसी लगती है, कहीं जो जब पक जाती है वो मंजरी थोड़ा, तो वो पीली होती है, और स्टार्टिंग में वो कैसी होती है, सफ़ेद सी होती है। तो कह रहे हैं अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतल की डाली। तो जो आम की डालियां हैं, आम की जो शाखाएं हैं, वो सोने और चांदी की मंजरियों से यानी बौर से लदे हुए यानी परिपूर्ण हो गए हैं। आम के जो वृक्ष की शाखाएं हैं, सोने और चांदी की मंजरियों से पूर्ण हो गए हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, वो उठी कोकिला मतवाली। और ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, यानी पेड़ों पर फल बौर आ गया है आम के, लेकिन जो ढाक और पीपल के है वो उस समय उसके पत्ते क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, और आम के वृक्षों की सुगंध के कारण उनकी मंजरियों के जो कोयल है वो मतवाली होकर कूक रही है, मदहोश हो गई है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूले। और कटहल है उसकी भी भीनी भीनी सुगंध आ रही है,
जामुन में अभी न फल आए हैं, उनकी जो पत्तियां हैं मुखलित हो रही हैं, तो वो छोटे छोटे पल्लव आ गए हैं उसमें। जंगल में झरबेरी झूली, और लेकिन जो जंगली बेर होते हैं बच्चों, छोटे छोटे लाल लाल, वो लगे हुए लद गए, वहाँ फल आ गए, तो वो झरबेरी बोलते हैं, जो जंगली बेर होता है उसको। तो कह रहे हैं जंगल में वो झरबेरी हिल रही है, झूल रही है, यानी उसमें फलियाँ आ गई, बेर लटक रहे हैं, तो झूल रहे हैं वो हवा के साथ। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। और आड़ू, नीम, अनार, आलू, ये सब क्या है? गोभी, बैगन, मूली इत्यादि जो ये फसलें हैं वो कह रही हैं फूल रही हैं, यानी उनमें फूल आया हुआ है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़े। और जो आम अमरूद हैं वो पीले हैं, मीठे हैं, और उसमें आपने देखा होगा अमरूद में वजह लाल लाल सी छींटे सी पड़ी रहती है, तो कह रहे लाल चित्तियाँ पड़ी हुई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और अमली से तरकी डाल जड़ी। कहते हैं और जो बेर हैं वो मीठे मीठे बेर पीले से हो गए, तो वो सुनहले से रह गए हैं पकने के बाद, हरे से पकने के बाद सुनहले हो गए हैं। और अमरी से तरकी डाल जड़ी, और आंवले से जो वृक्ष की डालें हैं वो जड़ गई, यानी वृक्ष जो आंवले का पेड़ है उस पर आंवले लगे हुए, तो ऐसे लग रहे हैं उनमें आंवले मोती से जड़ दिए गए हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेमन फैली फैली। कहते हैं पालक है वो लहला रहा है, हिल रहा है, मह मह धनिया, और धनिया है जो धनिया की फसल है वो सारे वातावरण में अपनी खुशबू फैला रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और जो सेम है, सेम की फलियाँ और लौकी की जो पत्तियाँ हैं वो फैली हुई हैं, बेल उनकी सेम और लौकी की। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो टमाटर हैं वो लाल मखमल की तरह हो गए। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो मिर्चें हैं वो हरी हरी थैलियों की तरह अपने पौधों में लगी हुई हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, और कहते हैं जो गंगा है यानी जो नदियाँ हैं उनमें के जो किनारे पर रेत या बालू है वो कैसी है? सतरंगी, यानी वो चमकीली होती है, तो उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो वो उसको कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट होकर सातों रंग बिखेरता है। तो वो कह रहे हैं गंगा की सतरंगी, जो गंगा की या नदियों की जो बालू है, तो उस पर हवा के कारण जो लहरें सी बन गई हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं कि जैसे वो सर्प के चलने की पद अंकित हो गए। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, कह रही, और उसके किनारे नदियों की लंबी लंबी झाड़ जो है, हर झाड़ियाँ और घास उग गई है, और उनके अंदर क्या हो रही है? तरबूजों की फसल उगाई जा रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, और उन्हीं नदियों में किनारे की तरफ जहाँ पानी छिछला है वहाँ जो बगुले हैं वो उठकर अपने पंजों से अपने सिर पर इस तरह से अपनी पंजे फेरते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी कलंगी संवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मंगरौठी रहती सो, और जो सुरखा पक्षी है वो जल में तैर रहा है, और पुलिन किनारे पर मंगरौठी जो है वो सोई हुई। हसमुख हरियाली हिमातक, सुख से अलसाए से सो, कह रहे हरियाली जो हसमुख यानी हरियाली में सर्दी और धूप, हिम सर्दी, आतप धूप, तो जो सर्दी और जो धूप है वो दोनों ही अलसाए हुए से सोए हुए हैं। भीगी अंधियाली में निसकी, और रात्रि जो है वो ओस के कारण जो अंधेरा है रात्रि का वो भीगा सा अनुभव हो रहा है। तारक स्वप्नों में सोए, और वो क्या है? ये सब तारों के स्वप्नों में डूबे हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और जो गांव है वो किसके डिब्बे की तरह? मरकत, मरकत होता है बच्चों जो हरा पन्ना होता है ना, हरे रंग का पत्थर स्टोन, तो उसकी बात कर रहे हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जो गांव है वो कैसा लग रहा है? उसके हरियाली के कारण
पन्ने की तरह, कि जैसे पन्ने का डिब्बा खुला हुआ है और जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उस पर जो आकाश है नीला, वो नीलम पत्थर की तरह बताया गया, वो उसको ऊपर से ढके हुए। निरुपम हिमांत में स्निग्ध साथ निज शोभा से हरता जन्म, और कहते ये निरुपम, इसकी उपमान है कि जैसे कि तो जो हिम का अंत है, अब जो है सर्दी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, तो उसमें कोमल सी शांति के साथ जो ये सब प्राकृतिक शोभा है, प्राकृतिक जो सुंदर है, निज शोभा से, यानी ये प्रकृति अपनी शोभा से, सुंदरता से मनुष्यों के मन को हर रहा है, यानी मनुष्यों के को मनोहारी लग रहा है। मनुष्य को कैसा है, लुभाने वाला हो रहा है ये जो सारा वातावरण कवि ने बताया है, गांव का ये दृश्य। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्न है आपके। पहला, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हरियाली का, फसलों का, बगलों का, नदियों का, इन सब के कारण, इस सुंदर जो उस प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कहा है कवि ने हरता जन मन। हरना माने चुरा लेना, यानी मनुष्यों के मन को चुराना, यानी मनुष्यों के मन को लुभाना, उसको मनुष्यों को मनोहारी लगना। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जो गांव का जो दृश्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो मनुष्यों के को लुभा रहा है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है? बसंत और शीत ऋतु का वर्णन किया गया है, क्योंकि शीत ऋतु के बाद ही बसंत आता है ना, तो सारा जो शीत ऋतु के अंत का बसंत का मौसम आता है, हल्की हल्की सर्दी होती है, तो कवि ने उस मौसम का वर्णन किया है, जब कहीं तो कुछ पौधों के पत्ते, जैसे कि ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं, और आम में बौर आया हुआ है, कटहल महक रहा है, तो इस तरह का फसलों का सौंदर्य का चित्रण करते हुए बता रहे हैं कि उस मौसम में क्या क्या किस किस फसल की में होता है। क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया? जैसा अभी हमने पढ़ा था, मरकत का मैंने बताया था मीनिंग होता है पन्ना, जो हमारे स्टोन्स होते हैं मूल्यवान, नीलम है, पन्ना है, मोती है, हीरा है, बहुत सारे, तो उसमें से ही पन्ना एक पर है। तो जो गांव में हरियाली है और पन्ना भी हरा होता है, चमकता है, तो वो भी गांव की जो हरियाली है, इसलिए उन्होंने उसको मरकत डिब्बे सा खुला, क्योंकि चारों तरफ जब हरियाली की चमक फैली हुई है, इसी तरह जब पन्ने का किसी डिब्बे में पन्ना बंद हो, तो वो जब खोला जाएगा तो उस पत्थर से चारों तरफ हरी हरी चमक हो जाएगी। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कैसे लग रहे हैं? जैसे वो क्या कर रहे हों, उसको सोने की किंकड़ियों की तरह बजते हुए लग रहे हैं। जैसे अरहर में और सनई में जो फलियां आ गई हैं, वो पक गई हैं, तो वो सुनहरी हो गई हैं, और बज भी रहे हैं अंदर भी, तो वो सोने की घुंघरुओं की तरह लग रहे हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। पूछा, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो बताया अभी हमने कि जो नदियां हैं, गंगा है, उसके किनारे जो बालू है, तो हवा के कारण उसमें लहरें सी बन जाती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर्प की रेंगन हो रही हो, सर्प जैसे उसमें चल रहा हो। दूसरा है, हंसमुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए से सोए। तो हरियाली में इस जो हिमांत की, यानी सर्दी के अंत की जो हरियाली है, उसमें सर्दी और धूप, तो सर्दी भी हल्की होती है और धूप भी तेज होती है, तो कह रहे वो जो है ऐसे ही लग रहा है कि अलसाई से दोनों, यानी सर्दी और धूप दोनों ही सुख से आलस्य में सो रहे हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर
हिल हरित रुधिर है रहा जलक। तो हरे हरे तन पर यहाँ पर क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है, हिल हरित रुधिर है रहा जलक। और हरित रुधिर जो है इसमें विरोधाभास है, क्योंकि विरोधाभास अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रक्त, रुधिर माने रक्त, और रक्त को हरा कहा गया, जबकि रक्त कैसा होता है बच्चों, लाल होता है, किसी का भी हो। इवन आप एक मच्छर में भी देखते हैं तो रक्त कैसा होता है, लाल ही निकलता है इसका। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है यहाँ। और मानवीकरण भी है कि जो तिनके हैं, घास है या पौधे हैं, उसको रुधिर रक्त किस में होता है, जीवित प्राणियों में होता है। तो जो घास है उसको जीवित की तरह प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार भी हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं हम। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है भारत के किस भूभाग का है, तो मैदानी भागों का है बच्चों। ठीक है, आगे रचना और अभिव्यक्ति, भाव और भाषा की दृष्टि आपको ये कविता कैसी लगी, तो वो आप अपने आप बताएंगे। उसका वर्णन अपने शब्दों में ही करना है। आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य का वर्णन करिए बच्चों। आप लोग तो गांव में ही रह रहे हो, तो आपको तो और अच्छे से इसका वर्णन कर पाओगे। तो आप कविता तो लिख सकते हो, तो जिसको कविता में लिखना चाहे उस प्राकृतिक सौंदर्य को कविता में लिखे, नहीं तो सीधे गद्य में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको लेसन समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर भी। अब आप आराम से जल्दी से सुनिए और जो नहीं समझ में आते हैं वो प्रश्न पूछिएगा। इसमें वर्ड मीनिंग भी दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। देखिए, किंकणी करधनी सी जो बनती है उसमें घुंघरू से हो रहे हैं, तो इस तरह से व्रंत बताई दिया। मुकलित छोटा सा हो, अधखिले से रहती। आमली, छोटे आमले को ही कहा गया है, छोटे छोटे हैं जब कच्चे से। सरपत बताई दिया था, घास पात इनके। सुरखा पक्षी होता है एक चक्रवात सा, कहते हैं। हेमात, अब सर्दी की जो धूप बताई थी, हेमांत की हल्की ठंडक होती है लेकिन धूप में बड़ी तीव्र होती है। मरकत, पन्ना नामक रत्न हो गया, हरना, आकर्षित करना, लुभाना। ठीक है, तो अब आपको हो गया, समझ में आ ही गया। अब चुपचाप से जल्दी से ध्यानपूर्वक 2-3 बार इस कविता को एक्सप्लेन किया है वो सुनिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर से पूछ लीजिए।